नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में। ओके, तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड में जो भी क्वेश्चन 24 सितंबर 2020 में पूछे गए ऑल शिफ्ट के हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले लाइक करना ना भूले दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले ताकि आपके दोस्तों की भी वहाँ पर हेल्प हो जाती है। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं 24 सितंबर 2020 में किस तरीके के रिसर्च के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके आंसर को हम विथ एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी आप हाइपोथेटिकल डेडक्टिव रिसर्च जो कर रहे हैं तो उसके यहाँ पर स्टेप्स की बात की गई। किसकी बात की गई है? स्टेप्स की बात की गई। तो यहाँ पर कौन से स्टेप बन रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने इसका वीडियो बनाया है। रिसर्च का जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो आपको पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। तो उसमें हमने देखे थे कि जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, यानी कि रिसर्च प्रोसेस जो होती है उसके स्टेप क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, यानी कि जो भी समस्या प्रॉब्लम है उसका क्या करेंगे, उसे हम खोजेंगे, समस्या को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम के बाद हम जो भी रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर होता है उसका हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम यहाँ पर देखिए वेरिएबल, पहले वेरिएबल भी तय करने होंगे, है ना, कि हमारे जो रिसर्च है उसमें कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं। तो वेरिएबल की यहाँ पर व्याख्या करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाया है उसके रिलेटेड ही हम यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाएंगे। क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस बनाने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, तो रिसर्च डिजाइन तय करते हैं। रिसर्च डिजाइन तय करते हैं। ओके, रिसर्च डिजाइन जब हम तय करते हैं तो उसमें ही हम क्या कर देते हैं, सैम्पलिंग करते हैं ना। फिर हम रिसर्च की जो मेथड्स होती है उन मेथड्स को यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेथड यूज़ की जाएंगी। फिर टूल्स का यूज़ करेंगे कि कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये तीनों आपके किस में आएंगे, रिसर्च डिज़ाइन में आ जाएगी। ओके, रिसर्च डिज़ाइन में। उसके बाद क्या करते हैं कि हम डाटा का कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं। डाटा का कलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं। ओके, डाटा का एनालिसिस भी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम कंक्लूजन पर चले जाएंगे और कंक्लूजन पर जाकर हम क्या करेंगे, उसका जनरलाइजेशन करेंगे, यानी कि सामान्यीकरण कर सकेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। रिसर्च रिपोर्ट जो लिखते हैं वो लास्ट में लिखते हैं। ओके, तो ये सारे जो स्टेप्स थे वो मैंने आपको रिसर्च प्रोसेस के बताए। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कार्य क्या होता है, तो सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा, प्रॉब्लम को आपको ढूंढना है। ओके, यानी कि प्रॉब्लम को आपको निर्धारित करना है, ढूंढना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी तो आप रिसर्च कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या बन गया, प्रॉब्लम बन गया। ओके, तो देखिए चलिए आप ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं उसमें सबसे पहले आपको जहाँ पर प्रॉब्लम दिखता है तो पहले प्रॉब्लम को ढूंढिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, परिकल्पना निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस तो हमारी कब आती है, यहाँ पर आती है ना। हाइपोथेसिस तो हमारी यहाँ पर आती है। ओके, ये हाइपोथेसिस। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना। तो बिल्कुल ऑफकोर्सली हमारा पहला स्टेप ही है प्रॉब्लम रिसर्च को ढूंढना। ओके, तो ये वाला हमारा आंसर अभी सही बन रहा है। फिर अभी आगे देखते हैं कि कहीं और भी है क्या नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं तीसरे सी में, देखते हैं तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्माण करना। लेकिन यहाँ पर हाइपोथेसिस का निर्माण
हम क्यों उसे नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन रखे गए उसमें हमें सबसे पहले मिल गया है प्रॉब्लम वाला। ओके, अगर यहाँ पर ये जो स्टेप बताए गए हैं वो ना होते तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं ना, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर प्रॉब्लम वाला ये ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि परिकल्पना का परीक्षण करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ से ही आपको आंसर मिल जाता है, पहले ही स्टेप में से आपको क्या मिलता है, आंसर मिल जाता है। ओके, तो देखिए ये वाला हमारा गलत हो गया, फिर ये सी वाला हमारा गलत हो गया, डी वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है, 20 करेक्ट आंसर। कैसे बन रहा है आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, समस्या को सिलेक्शन किया। ओके, ये समस्या सिलेक्शन हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, परिकल्पना निर्माण है, यानी कि हाइपोथेसिस का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, बिल्कुल भी करेंगे यहाँ पर, है ना। फिर क्या करना है, परिकल्पना परीक्षण करना। देखिए परिकल्पना का परीक्षण कब करेंगे, तो जब आप डाटा एनालिसिस करोगे ना, तब ये कंक्लूजन निकालने की बात आएगी। उससे पहले डाटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस में हम हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, हाइपोथेसिस जो हमने बनाई है उसका टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो क्या सही है या नहीं है। ओके, उसका टेस्टिंग हम डाटा एनालिसिस में करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सॉरी यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा परिकल्पना का निर्माण हमने कर दिया। उसके बाद क्या किया, परिकल्पना का परीक्षण किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष निकालना, यानी कि कंक्लूजन निकालना और जनरलाइजेशन करना। ओके, तो ये बात भी यहाँ पर आ गई। तो आपने दोस्तों देखा, मैंने ये जो स्टेप आपको बताया ना, वो स्टेप आपको याद रखने। ओके, और इसे अगर डिटेल में पढ़ना है तो मेरी यूट्यूब की चैनल पर इसके रिलेटेड वीडियो वहां पर रखा हुआ है। ओके, चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आंसर आया, 20 करेक्ट आंसर। पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को का सिलेक्शन करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है उसका सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, कंक्लूजन पर चले जाते हैं और जनरलाइजेशन करते हैं। ओके, आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया विधेयतात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी। अब देखिए आप ना हिंदी जो लोग हिंदी वाले होते हैं ना, कभी कभी जो भी क्विज कराती ना ग्रुप में, तो बोलते हैं कि मैम इंग्लिश में नहीं हिंदी में कराओ। तो देखिए हिंदी वालों, ये देखिए किस तरीके का शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, विधेयतात्मक। ओके, बोलने में भी दिक्कत होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर उसके लिए क्या वर्ड है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। ओके, यानी कि यहाँ पर आपका जो प्रत्यक्षवाद, और आपने पढ़ा होगा प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। पोस्ट का मतलब क्या होता है, उत्तर प्रत्यक्षवाद। ओके, पोस्ट यानी कि बाद भी, तो उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो यहाँ पर आपकी बात की गई है उत्तर प्रत्यक्षवाद, किसकी, उत्तर प्रत्यक्षवाद की। ओके, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात की गई। तो रिसर्च के दो अप्रोच है। ओके, रिसर्च के कितने अप्रोच है, दो अप्रोच है। एक है आपका प्रत्यक्षवाद जिसे हम कहते हैं पॉजिटिविस्टिक, और दूसरा है आपका उत्तर प्रत्यक्षवाद जिसे हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। ओके, अब देखिए यहाँ पर समझने की पहले कोशिश करते हैं। यहाँ पर बात की गई कि ऐसी कौन सी शोध की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आती है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक के अंतर्गत आती है, यानी कि उत्तर प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए आपको दो शब्दों को समझना जरूरी है कि प्रत्यक्षवाद क्या है और उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है। तो प्रत्यक्षवाद जो अप्रोच है रिसर्च का, उसमें क्या होता है, उसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग, वैज्ञानिक विधियों का नहीं लेकिन वैज्ञानिक रूप से हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब देखिए किस तरीके से वैज्ञानिक रूप से, मतलब वैज्ञानिक क्या होता है, तो जो जैसा है वैसा का वैसा ही उसका क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ओके, मान लीजिए कि आपके सामने कोई चीज है, तो आप क्या करेंगे, उसका जो जैसा है वैसा ही आप ऑब्जर्वेशन करके उसके बारे में कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्षवाद, सिंपल सी भाषा में अगर समझना चाहो तो। ओके, पॉजिटिविस्टिक में क्या होगा, जो चीज जैसी है वैसे की वैसी उसे
हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी कि रिसर्च करने गए तो जो भी आपको डाटा मिला, जो जैसा मिला वैसा का वैसा आप उस डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे और उसका जनरलाइजेशन करेंगे। जो चीज जैसी है वैसी की वैसी वहां पर रखेंगे, तो उसी को हम कहते हैं पॉजिटिविस्ट। और उत्तर प्रत्यक्षवाद जिसे हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, तो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये होता है कि ये उत्तर प्रत्यक्षवाद वाले कहते हैं कि नहीं, कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रत्यक्षवाद होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव ओके। यानी कि जो जैसा है वैसा किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पक्षपात न रखना ओके। जो जैसा है वैसा ही उसे हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना। तो ये ऑब्जेक्टिविटी में मानता है, जबकि जो ये हमारा पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है वो क्या है, सब्जेक्टिविटी में मानता है। सब्जेक्टिव में क्या होगा, तो उसमें आत्मनिष्ठता। ये बता रहा है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट बता रहा है कि देखिए जो जैसा है वैसा आप उसका ऑब्जर्वेशन करके आप डाटा को कलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हर बार ये संभव नहीं होता है, जो दिखता है वो ही सही होता है। ये बात बताता है आपका उत्तर प्रत्यक्षवाद। यानी कि उत्तर प्रत्यक्षवाद का कहना क्या है, कभी कभी क्या होता है कि चीजों को हमें जो दूर से दिख रही है वो चीज सही है ऐसी नहीं होती है, हमें वहां अंदर डीपली जाकर उसे चेक करना चाहिए, तभी जाकर हमें चीजों का पता चलेगा ओके। मान लीजिए कि आप ना कोई रिसर्च कर रहे हैं और वहां पर आपको पता चलता है कि कोई एक मान लीजिए आदिवासी समुदाय है, और ये आदिवासी समुदाय है, उनकी जो परंपराएं है, तो उसके बारे में आप क्या करते हैं, दूर दूर से ऐसे ही ऊपर ऊपर से अगर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके, डाटा को कलेक्ट करके, एनालिसिस करके कंक्लूजन निकालेंगे और फिर उसका जाकर लास्ट में क्या करेंगे, जनरलाइजेशन कर देंगे ओके। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, ये हो गई आपकी प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविस्टिक की। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या कहता है कि नहीं, आप दूर से उसे देखेंगे तो आपको कुछ उसमें डिटेल्स में नहीं जानने को मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आदिवासी समुदाय पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको उसके पास रहना पड़ेगा, उनके साथ रहकर उनकी सारी गतिविधियों का आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। और वहां से जाकर आपको क्या करना है, वहां पर आपको खुद से जाकर वहां पर डाटा को कलेक्ट करना होगा ओके। छोटी छोटी बातों का भी वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर डाटा का कलेक्शन करेंगे। तो ये बात हो जाती है आपकी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की, यानी कि सब्जेक्टिव यहाँ पर होता है, यहाँ पर डीपली जाकर हमें पता चलना लगाना पड़ता है। पॉजिटिविस्टिक में क्या होता है, जो जैसा है वैसा ही हम ऐड कर लेते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जो जैसा हो रहा है वो गलत भी हो रहा है, और उसी गलत को हम अपने रिसर्च में ऐड कर दे, तो वो बात तो सही नहीं होगी ना। लेकिन वो जो गलत हो रहा है उसे भी हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसे भी हमें सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई नहीं ये क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, आपके पॉजिटिविस्टिक तो यही बोलता है जो जैसा है वैसा ही आपको रिसर्च करना है। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद जो है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है, वो क्या बताएगा कि नहीं यार आपको ये नहीं करना है, जो दिख रहा है वो गलत है, तो उसे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि गलत है क्यों है, वो सारी बातें आपको डिटेल्स में जाननी पड़ेगी। तो और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, वहाँ जाना है, सारी डिटेल्स को प्राप्त करना है, और फिर जाकर हमें डाटा को कलेक्शन करके उसका एनालिसिस करके और उसके बाद हमें कंक्लूजन पर पहुंचना है, और लास्ट में उसे हमें क्या करना है, जनरलाइजेशन करना है। यानी कि पॉजिटिविस्टिक है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, वहां पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हो सकता है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि यहाँ पर जो जैसा है वैसा के वैसा उसे यहाँ पर हम एक्सेप्ट नहीं करते ओके। चले अब आते हैं ऑप्शन की ओर। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक जो अप्रोच है उसके अंतर्गत कौन सी यहाँ पर अभ्यास आएगा जो यहाँ पर बताया गया। तो ऑप्शन में देखिए नॉर्मेटिव सर्वे। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप सर्वे करने चाहते हो तो सर्वे में क्या होता है,
जो जैसा है वैसा ही आप उसे ऐड करते हो। कि मान लीजिए चुनाव चल रहा है, चुनाव के माहौल में जाकर आप लोगों से पूछते हो कि भाई आप किसको वोट करेंगे, तो लोग बताएंगे मैं ये पार्टी को वोट करूंगा या करूंगी। ओके, तो उसके आधार पर क्या करेंगे आप, उसने जो बताया उसी को सही मानकर, जो आपने देखा जो सुना उसी को आपने क्या किया, उसी को सही मानकर आपने क्या कर दिया, डाटा का एनालिसिस कर दिया, डाटा को कलेक्शन करके डाटा का एनालिसिस कर दिया और कंक्लूजन निकाल लिया आपने। कंक्लूजन निकालने के बाद आपने जनरलाइजेशन कर दिया कि भाई देखिए ये इस सिटी के जो भी लोग हैं वो इतने परसेंटेज लोग हैं वो इस पार्टी को वोट करेगी। ओके, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने पूरा रिसर्च यहाँ पर कर दिया सर्वे के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो मान लीजिए कोई पार्टी है, तो ये जो आपका हुआ ये आपका क्या हो गया, ये जो नॉर्मेटिव में नॉर्म दिए जाते हैं, यानी कि गुड या बैड। ओके, आपको पूछा जाए कि भाई ये पार्टी के नेता कैसे है आपके लिए, तो आप बताएंगे गुड है या फिर बैड है या फिर कुछ कह नहीं सकते। ओके, इस तरीके का आप वहां पर आंसर देंगे, उसे ही हम नॉर्मेटिव सर्वे कहते हैं। तो लेकिन सर्वे की जो परिभाषा है वो इसमें आती है। ओके, तो अब देखिए किसी ने बता दिया कि भाई ये पार्टी वाले लोग बहुत अच्छे हैं। ओके, तो उसके आधार पर आपने कंक्लूजन भी निकाल दिया। अब मान लीजिए कि मैंने ये बताया कि ये पार्टी वाला नेता है वो बहुत अच्छा है और मैं उसे वोट करने वाली हूँ, लेकिन क्या होता है मैं वोटिंग करने जाती हूँ तो मैं उस पर्सन को नहीं देती, दूसरे पर्सन को देती हूँ। तो देखिए पहले जो कंडीशन बनी थी, मैंने जो बोला था उसी को आपने सही माना था, वो तो था आपका पॉजिटिविस्टिक, है ना। लेकिन बाद में मैं क्या करती हूँ, अपनी राय बदल लेती हूँ और अपनी राय बदल कर मैं क्या करती हूँ, अपना वोट किसी और को दे देती हूँ। तो ये जो बात हुई वो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है, वो यही बता रहा है कि जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही आप उसका एनालिसिस करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। तो वो बात सही नहीं है बिल्कुल भी। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक का कहना तो सही है ना, मैंने अपनी राय बदल ली तो बस यही बात होती है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की कहने की, कि ये जो बात होती है हमें अंदर जाकर हमें ये भी देखना चाहिए कि उस पर्सन ने वास्तव में किसको वोट दिया। ओके, उसने बताया कि मैं इस पार्टी को वोट देने वाली हूँ, लेकिन उसने किसको वोट दिया वो भी जानना जरूरी है ना। तो ये बात होती है आपकी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की। तो यहाँ पर क्या होगा आपका नॉर्मेटिव सर्वे में हमने क्या बताया, सर्वे किया हमने किस तरीके का, तो मैंने जो बताया उसी को आपने सच मान लिया। तो ये तो आपका हो गया पॉजिटिविस्टिक, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। फिर आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो होती है वो साइंटिफिक स्टडी के आधार पर होती है। ओके, तो वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर जो जैसा है वैसा ही उसे एक्सेप्ट करना है, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं एथनोग्राफिक स्टडी, तो इसे अभी हम रहने देते हैं। उसके बाद की देखते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडी। एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडी में क्या होगा, तो जो कोई भी किसी भी चीज का आपको प्रभाव जानना है कि यार ये जो घटना घट चुकी है, बन चुकी है, ये जो घटना है वो जो घटी है, तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूलों में जो मिड डे जो भी भोजन दिया जाता है, ओके, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, तो आपको ये जानना है, कोई रिसर्चर है और उसे ये जानना है कि मध्याह्न भोजन की बच्चों की जो शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट होती है। तो अब देखिए इसमें क्या इफेक्ट जहाँ पर आपको जाननी होगी वहाँ पर आपको क्या क्या मेथड लगानी होगी, एक्सपोस्ट फैक्टो। तो मैंने ये बात आपको पढ़ाई हुई है। ओके, तो एक्सपोस्ट फैक्टो में क्या होगा कि हम मान लीजिए बच्चों को मध्याह्न भोजन हम कुछ महीने तक देंगे। पहले उसका हम टेस्ट करेंगे कि बच्चों का अभी शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके हम क्या करते हैं, 3-4 महीने तक लगातार बच्चों को मध्याह्न भोजन देंगे। मध्याह्न भोजन देने के बाद फिर से हम उसकी डाटा इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि क्या बच्चों में सुधार आया है, यानी कि बच्चों की जो शारीरिक स्वास्थ्य पर मध्याह्न भोजन का कोई इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो ये मेथड आपकी हो गई एक्सपोस्ट फैक्टो, यानी कि जो भी घटना घट चुकी है, मध्याह्न भोजन दिया हमने वो एक घटना हो गई और उसकी इफेक्ट बच्चों की शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ी,
ये देखते हैं हम, तो घटना होने के बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पर तो दोस्तों हम कुछ भी सब्जेक्टिव कर ही नहीं सकते, तो ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है ना। तो हम तो वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट निकलता है उसी को हमें वहाँ पर रखना होता है ना। तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, एथनोग्राफिक स्टडी। एथनोग्राफिक स्टडी किस तरीके से होगा वो भी बता देती हूँ। तो उसे हम कहते हैं नृ जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन। अब देखिए नृ जातीय वर्णन संबंधित अध्ययन में क्या होता है कि जो भी रिसर्चर होता है, जिन लोगों के समुदाय पर वो क्या करना चाहता है, वो स्टडी करना चाहता है, तो उन लोगों के बीच में रहेगा, उनकी सारी रीति रिवाजों को जानेगा, उनकी सारे रीति रिवाजों में सम्मिलित होगा, एक एक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का वो ऑब्जर्वेशन करेगा, उसकी नोट करेगा, और फिर जाकर वो जो डाटा कलेक्ट उसने सहभागी होकर, लोगों के बीच में सहभागी होकर उसने जो भी डाटा कलेक्ट किया है, उसी डाटा का वो क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, फिर जाकर वो कंक्लूजन निकालेगा और उसका जनरलाइजेशन करेगा। तो ये बात तो हो गई, ये बात पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में आ जाएगी ना। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक तो यही कहता है ना कि हमें जो जैसा है वैसा ही सिर्फ नहीं देखना है, उसके अंदर भी देखना है, ऊपर ऊपर से हमें नहीं देखना है। ओके, हमें अंदर जाकर भी देखना है कि क्या सच में वो जो बात हमें बाहर से दिखाई दे रही है वो क्या अंदर भी है या नहीं है। जैसे कि पर्वत दूर से हमें बहुत ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब भी पास आते हैं तब पता चलता है ये तो घना सा जंगल है ना। तो ये जो बात होती है वो यही बताती है, पॉजिटिविस्टिक बताती है कि भाई दूर से ही सब कुछ जो दिखता है वही सही होता है। लेकिन नहीं, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। दूर से जो बात दिख रही है वो क्या सच में सही है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। नज़दीक जाकर हमें क्या करना है, उसका स्टडी करना है, रिसर्च करना है, फिर जाकर हमें कंक्लूजन और जनरलाइजेशन पर जाना है। ओके, तो आई होप आपको पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी। यहाँ पर मेथड की बात की गई। ओके, रिसर्च मेथड कौन सी अप्लाई की जाएगी। एक अध्यापक है, वो अपना जो महाविद्यालय है, तो उस महाविद्यालय में वो क्या करना, उसका उद्देश्य है कि अध्यापन के दौरान जो शिक्षण कार्य होता है उसके दौरान अपनी जो कक्षा है, अपना जो क्लास है, उसमें सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को सुधारना है। जो बच्चों में जो सामाजिक भावनात्मक पहलू है उसे क्या करना है, सुधारना है। तो इस संदर्भ में कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो भी होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर प्रायोगिक रूप से हम प्रयोग करके वहाँ पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ओके, फिर डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, जो भी चीज़ें आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स में वर्णन करेंगे। उसके बाद हिस्टोरिकल मेथड क्या होती है, तो जो भी घटना भूतकाल में घटी हुई है, यानी कि बहुत समय पहले, भूतकाल में भी कैसे, बहुत समय पहले जो घटना घटित हो चुकी है, ऐसी घटनाओं पर हम जब भी रिसर्च करते हैं तब हम हिस्टोरिकल मेथड यूज़ करते हैं। एक्शन रिसर्च में क्या होगा, एक्शन रिसर्च में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी कार्य होता है, तो उस कार्य के सुधार के लिए हम यहाँ पर एक्शन रिसर्च करते हैं। जैसे कि कक्षा है, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे, मान लीजिए क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे ऐसे जो डेली होमवर्क करके नहीं लाते, क्या डेली होमवर्क करके नहीं लाते, तो टीचर जो होगा वो क्या करेगा, इन 10 बच्चों पर रिसर्च करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि 10 बच्चे जो है वो होमवर्क क्यों नहीं लाते हैं, उसके पीछे का रीज़न जानेंगे। फिर जानकर उसे वो बच्चे जो भी रीज़न से होमवर्क नहीं लाते हैं उन रीज़नों को दूर करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये बात होगी, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे होमवर्क नहीं लाते हैं तो वो होमवर्क लेकर आए, ऐसा सुधार इसमें करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। ओके, बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझा रहे, डिटेल्स में देखना है तो मेरी यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर आपको रिसर्च की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसमें आपको सारा का सारा डिटेल्स में समझाया हुआ है। ओके, चलिए
तो यहाँ पर बात क्या की गई है, सुधारने की बात की गई। किस पहलू को, सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ट्रिक बता देती हूँ, जहाँ पर आपको ये बात बताई जाए कि सुधार करना है या फिर सुधारना है, ओके, तो ऐसे शब्द जब भी आपको क्वेश्चन में मिल जाता है तो आपको 100% क्या लगाना है, आपको लगाना है हमारा एक्शन रिसर्च, ओके, एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर, ओके, क्योंकि यहाँ पर सुधारने की बात की गई है। तो जहाँ पर सुधारने की बात की जाए, कोई भी क्रिया होती है उस क्रिया को सुधारने की जो परंपरा रूप से चली आती है, वैसी क्रियाओं को हमें क्या करना है, सुधारना है, जो गलत है, ओके, अच्छी नहीं है। तो उन क्रियाओं को सुधारने की जब बात आती है तो आपको वहाँ पर आंसर लगाना है एक्शन रिसर्च, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ एक बात भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी है कि एक्शन रिसर्च होते हैं उसके स्टेप भी पूछे जाते हैं। तो एक्शन रिसर्च जो होता है वो 4 स्टेप में होते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं, प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग और रिफ्लेक्टिंग। यानी कि प्लान, एक्ट, उसके बाद है ऑब्जर्व और ऑब्जर्व के बाद है आपका रिफ्लेक्ट, ओके, रिफ्लेक्ट। तो ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं, क्रियात्मक संशोधन के हैं, यानी कि एक्शन रिसर्च के हैं, ओके। तो एक्शन रिसर्च की जो प्रोसेस होती है वो फर्स्ट स्टेप में होती है। तो ये फर्स्ट स्टेप्स आपको याद रखने हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं। आचार शास्त्र का मतलब क्या होता है, तो इथिक्स होता है। रिसर्च इथिक्स के सबसे कम प्रभावित होता है, ओके। तो यहाँ पर आपको ये बात, मैंने ये भी रिसर्च इथिक्स का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो रिसर्च इथिक्स होता है ना, रिसर्च इथिक्स जो है वो रिसर्च के सभी जो भी सभी के सभी स्टेप्स में होता है। रिसर्च के सभी स्टेप्स में रिसर्च इथिक्स होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिसर्च इथिक्स जो प्रभावित होता है तो वो आपका 3 स्टेप में ज़्यादा होता है। कौन सा, डाटा का कलेक्शन करते वक्त, डाटा का एनालिसिस करते वक्त, और जब भी डाटा का एनालिसिस करने के बाद जब हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये जो 3 स्टेप है रिसर्च के, उसमें ये जो रिसर्च इथिक्स होता है ना वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही प्रभावित होता है। इसमें हमें बहुत ही ध्यान से देखना होता है कि यहाँ पर कहीं पर भी हम रिसर्च इथिक्स का उल्लंघन ना करें, ओके। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और कंक्लूजन, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बताई गई है, कम प्रभावित। इसमें तो ये 3 स्टेप में तो ज्यादा होता है ना, ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि कम प्रभावित, कम इफेक्टिव किस में होता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन की ओर चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया, अनुसंधान चरों को पहचान करना। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का हमें क्या करना है, वेरिएबल को पहचानना। उसके बाद क्या है, वेरिएबल की परिभाषा देना, ओके, वेरिएबल को पहचानना, फिर उसकी परिभाषा करना, ओके, वेरिएबल की क्या करना, परिभाषा देना। उसके बाद है आपका आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, यानी कि डाटा कलेक्शन करना। उसके बाद आंकड़ा विश्लेषण यानी कि डाटा एनालिसिस करना। उसके बाद है अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग करना, यानी कि कंक्लूजन की जो भी रिपोर्टिंग करना, ओके। तो यहाँ पर कम प्रभावित किस में होगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना, जो रिसर्च, पूरा रिसर्च की जो प्रोसेस होती है ना, रिसर्च के जितने भी स्टेप्स है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित 3
स्टेप में रिसर्च इथिक्स होता है, कौन से, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और कंक्लूजन। तो यहाँ पर हमें कम प्रभावित की बात की गई, तो ये डाटा कलेक्शन तो आएगा नहीं, इसमें तो ज्यादा होता है, तो ये वाला आंसर गलत हो गया। डाटा एनालिसिस भी नहीं आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर भी ज्यादा होता है। रिपोर्टिंग, रिसर्च, कंक्लूजन, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, ज्यादा प्रभावित होता है। तो हमें यहाँ पर कम प्रभावित में आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल का पहचान करना और वेरिएबल को क्या करना, डिफाइन करना, यानी कि वेरिएबल की परिभाषा देना। तो हमारा आंसर क्या बनता है दोस्तों, 1 और 2। चलिए देखते हैं 1 और 2 कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर पहले में दिया हुआ है, ए में दिया है 1 और 2 ओनली। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी रिसर्च रिपोर्ट होता है ना, तो उस रिसर्च रिपोर्ट में कौन सी आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति कौन से शोध में दी जाती है। यानी कि जो आत्मनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसर्चर होता है वो अपनी तरफ से उसमें बातें रखता है, ओके, यानी कि जो जैसा है वैसा नहीं रखता है, जो उसे दिखता है, जो वो जानता है, पहचानता है, वो अपने अपने तरीके से वहां पर कुछ लिखता है, ओके। तो उसी को हम कहते हैं आत्मनिष्ठ शैली। अपने आत्मनिष्ठ का मतलब ये होता है ना, तो अपने आप से पर्सनली जो राय है वहां पर रख देता है। तो ऐसी कौन सा रिसर्च है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में जो भी रिसर्च दिए गए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राउंडेड थियरी रिसर्च। अब देखिए ग्राउंडेड थियरी रिसर्च क्या होता है, तो जो भी ये जो होता है वो सोशियली रिसर्च होता है, सोशियल रिलेटेड रिसर्च होता है। यानी कि जो भी हमारे, मान लीजिए जो भी हमारे सामने जो सोसाइटी है, मान लीजिए एक सोसाइटी है और सोसाइटी में जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, और उसका ऑब्जर्वेशन करके हम डाटा को इकट्ठा करेंगे और डाटा को एनालिसिस करके वहां से हम क्या करेंगे, थियरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, थियरी बनाएंगे। थियरी बेस्ड ये जो रिसर्च होता है ना वो थियरी बेस्ड है, लेकिन कैसा, तो सोशल रिलेटेड थियरी बेस्ड है। तो जब भी सोशल रिलेटेड जो भी रिसर्च होता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हमें सब्जेक्टिव ही यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा ही यहाँ पर यूज़ करते हैं। यानी कि हम जो देखते हैं उसी को उसमें से हम क्या करेंगे, अपने अनुभवों को भी उसमें जोड़ देंगे, अपने अपनी जो भी बातें होती है, अपनी फीलिंग्स होती है, उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं और उसके आधार पर एक थियरी बना देते हैं। तो ये हो गई आपकी ग्राउंडेड थियरी। उसके बाद देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होगा, प्रयोग करके, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके वैज्ञानिक रूप से हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में उसके आगे बताते हैं। फिर देखते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। तो जो सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध होता है ना, वो मैंने आपको नृ जातीय शोध बताया। तो वो कैसा है कि सहभागी होकर जहाँ पर हम रिसर्च करने जाते हैं, तो उन जो भी सैंपल लेते हैं उस सैंपल के बीच में जाकर, उनके साथ रहकर, उनके साथ सहभागी होकर, उनके दोस्त बनकर या कुछ भी बनकर वहाँ पर हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्शन करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, फिर जाकर कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये सहभागी हो गया, तो ये भी हमारा कैसा है, सब्जेक्टिव हो गया है ना, सब्जेक्टिव होगा ये भी। उसके बाद देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में तो हम जो है जैसा है वैसा ही उसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी के युद्ध में जो भी घटनाएं घटी थी, जिसका जो कारण था, वो सारी बातें अब जो जैसी है वैसी ही अपने रिसर्च में रखेंगे। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो होगा वो आपका कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ओके, ये ऑब्जेक्टिव होगा। ये भी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। फिर देखिए केस स्टडी। तो केस स्टडी में दोस्तों क्या होगा,
कि आप कोई एक इकाई पर या एक व्यक्ति पर, एक परिवार पर, ओके, कोई भी एक यूनिट पर आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में, तो उसके बारे में अपनी राय अपने खुद से बनाकर भी आप वहाँ पर क्या करेंगे, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, ये आपका सब्जेक्टिव हो जाता है ना, ये आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या, यहाँ पर आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव मतलब होता है, ओके, यानी कि अपने खुद से रिसर्चर जो होता है वो अपने आप के विचारों को भी यहाँ पर रख देता है, तो उसी को हम आत्मनिष्ठ शैली कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्राउंडेड थियरी में यही होता है, जहाँ पर भी सोशल रिसर्च किया जाता है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ऐसा होता है, ओके। तो ये जो आपका होता है ग्राउंडेड थियरी है, वो भी आपका क्या है, आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। फिर एक्सपेरिमेंटल में तो नहीं होगा बिल्कुल भी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में होगा, फिर हिस्टोरिकल रिसर्च में नहीं होगा, फिर केस स्टडी रिसर्च में होगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है दोस्तों, 135। कहाँ पर है 135, ये है 1 2 3, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 3 4 ये भी कैंसिल हो गया, 3 4 5 ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा दोस्तों आंसर बन रहा है डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप आपको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। यह किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित है। देखिए अब देखिए जहाँ पर मैंने आपको बताया था एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड होती ना, तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पर प्रभाव शब्द आता है तो आपको वहाँ पर आंसर लगाना है एक्सपोस्ट फैक्टो। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी तो प्रभाव ज्ञात करने का वो अभी प्रस्ताव ही रखता है, प्रभाव जानने की कोशिश नहीं उसने पहले वो कार्य कर नहीं दिया है। जो क्रिया करने के बाद आप उसका प्रभाव चेक करते हैं तब जाकर आपको एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च लगाना है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर स्किनर का जो सिद्धांत है उसके आधार पर यहाँ पर क्या किया जाता है, इसके आधार पर यहाँ पर प्रशंसा और प्रोत्साहन के प्रभाव का जो क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखने के लिए वो क्या करता है, प्रस्ताव रखता है। लेकिन यहाँ पर अभी उसने क्रिया की नहीं है, ओके। तो यहाँ पर जब भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन में फंडामेंटल रिसर्च किसे कहेंगे, तो जहाँ पर हम सिद्धांत है, ओके, सिद्धांत है, नियम है, कायदा कानून है, ओके, कायदा कानून है, फिर आपकी विधिया है, शिक्षण की विधिया हो या फिर कोई भी विधिया हो, ओके। तो इन सभी का जब आपको क्या करना है, निर्माण करना है, इन सभी का क्या करना है, निर्माण करना है। तो सिद्धांत, नियम, कायदा कानून, विधिया, उसका निर्माण जहाँ पर किया जाता है वो होता है आपका मौलिक अनुसंधान यानी कि फंडामेंटल रिसर्च। तो यहाँ पर जो स्किनर का प्रबलन सिद्धांत है ना, वो प्रबलन सिद्धांत क्या है, फंडामेंटल रिसर्च है। फिर इवेल्युएटिव रिसर्च, इवेल्युएटिव रिसर्च में क्या होगा कि आप वहाँ पर मूल्यांकन करके वहाँ पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, ओके। फिर एक्शन रिसर्च, तो वो मैंने बता दिया आपको, किसी भी कार्य को सुधारने के लिए आपको जो रिसर्च करना होता है उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, ओके। फिर आता है अप्लाइड रिसर्च, तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान भी कहा जाता है। आपको इंग्लिश वर्ड ही यहाँ पर याद रखना है, ओके। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं, तो जो ये सिद्धांत, नियम, कायदा कानून, विधियाँ जो भी बनाई गई है उसका प्रयोग करके हम रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं, उसका प्रयोग करके हम रिसर्च करते हैं। यानी कि ये जो स्किनर का प्रबलन सिद्धांत है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा फंडामेंटल रिसर्च हो गया। लेकिन इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करके हम यहाँ पर एक रिसर्च करते हैं, ओके। इसका उपयोग करके रिसर्च करते हैं। तो सिद्धांत का उपयोग करके जहाँ पर रिसर्च किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको आंसर समझ में आया होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, अप्लाइड रिसर्च। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि स्किनर के प्रबलन सिद्धांत का उपयोग करके यहाँ पर रिसर्च करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं और उसके बारे में आपको बताना है। ये स्टेटमेंट 2 दिए गए, उसी स्टेटमेंट के आधार पर आपको सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 1 है कि समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण का द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ऑल रिसर्च जो होते हैं, सारे के सारे जो रिसर्च होते हैं वो कैसे होते हैं कि सिद्धांत के निर्माण के द्वारा क्या करना, ज्ञान कोश में वृद्धि करना होता है। तो दोस्तों ये तो बात क्या है, आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? तो बिल्कुल भी ऑफकोर्सली ये गलत है, क्योंकि हर रिसर्च ऐसा नहीं होता है जिसका हम सिद्धांत का निर्माण ही करते हैं और उसके द्वारा सिद्धांत का निर्माण करके हमारे ज्ञान में वृद्धि करते। हर रिसर्च ऐसा नहीं होता है। अप्लाइड रिसर्च होता है तो हम सिद्धांतों का उपयोग करके क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तो जब समस्या का समाधान करते हैं तो उसमें हम अपने ज्ञान की वृद्धि नहीं करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, जो भी सिद्धांत बनाए गए उसका उपयोग करके हम समस्या का समाधान भी करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो बिल्कुल भी गलत है। ओके, तो ये वाला हमारा गलत है। उसके आगे देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों का उन्नत बनाने पर क्या है, केंद्रित होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रचलित परिपाटियों का मतलब क्या होता है, प्रचलित परिपाटी यानी कि देखिए यहाँ पर आपको वर्ड दिया है प्रीवेलेंट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या होगा, कार्य होगा, अभ्यास करना होगा, है ना। तो जो प्रचलित कार्य है, प्रचलित क्रियाएं है, उसको उन्नत यानी कि क्या किया गया, एमेलियोरेशन का मतलब क्या होता है, सुधारना, सुधार करना। क्या होता है इसका मतलब, सुधार करना। एमेलियोरेशन का मतलब होता है सुधार करना, यानी कि उसके लिए यहाँ पर उन्नत शब्द दिया गया है। तो देखिए जो भी प्रचलित कार्य है, प्रचलित प्रथाएं है, उनको सुधारना, उनमें सुधार लाना, ये कार्य क्रियात्मक अनुसंधान का मूल रूप से उसका ध्यान यहाँ पर केंद्रित होता है। तो ये बात तो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि क्रियात्मक संशोधन का कार्य क्या है, तो जो भी प्रचलित प्रथाएं, जो प्रचलित कार्य का मतलब जो कंटिन्यू चले आता है, होमवर्क बच्चे लेकर नहीं आते, कंटिन्यू नहीं लेकर आते हैं, तो उसमें सुधार करना जरूरी है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च अप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि क्रियात्मक अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च है, उसका मूल रूप से ध्यान कहाँ पर होता है, जो भी प्रचलित कार्य होता है, जो उसमें सुधार करना होता है। ओके, तो बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 1 और 2 दोनों ही सही है, ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमारा 1 वाला तो गलत हो गया है। दूसरा है कथन ए और 2 दोनों गलत है, ये भी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी 100% सही है। तीसरा है कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। तो कथन 1 तो हमारा असत्य है, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये ए बी सी निकल गया, अब आपका बचा क्या, डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, कथन 1 असत्य है, बिल्कुल भी असत्य है। ओके, और कथन 2 सही है, बिल्कुल भी सही है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये आपको यहाँ पर जोड़ मिलानी है, तो हम जोड़ मिलाते जाएंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला ए है रिसर्च प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं शोध समस्या। तो शोध समस्या क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। प्रविधियाँ जिनका प्रयोग करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिसके आधार पर क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो डिवाइसेस को मतलब क्या होता है, टूल्स से होता है ना, जिन टूल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आयर हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, फिर आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये सारे क्या है, टूल्स है, और उसी टूल्स के आधार पर हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टूल्स कहाँ पर है आपका, तो ये रहा रिसर्च टूल्स। तो हमारा जो ये डी है, डी में हमारा 1 नंबर का आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर किसी परिभाषित समुच्चय या समग्र में से लिया गया उप समुच्चय। समग्र, मान लीजिए ये सारा समग्र है और उसमें से हम कुछ टुकड़ा ले लेते हैं।
उसमें से क्या करते हैं, यहाँ से ही थोड़ा सा टुकड़ा हमने ले लिया, तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पॉपुलेशन एंड सैंपल के बारे में रिसर्च में बहुत अच्छे से अलग से वीडियो बनाकर पढ़ाया हुआ है। तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि कुकर के अंदर जो चावल है उसके एक एग्जाम्पल दिया था कि पूरे कुकर के जो चावल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉपुलेशन होती है ना, जिसे हम समग्र कहते हैं। फिर उसमें से हम क्या करते हैं, अब देखिए ये चावल पक गए या कच्चे हैं, उसे अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, एक चम्मच लेंगे, एक क्या करेंगे, चम्मच लेंगे, और उस चम्मच से उनमें से थोड़े से चावल यहाँ पर ले लेंगे, और चावल लेकर हम चेक करेंगे कि ये चावल पक गए हैं या नहीं पक गए। तो चम्मच के अगर चावल पक गए हैं तो आप ये अनुमान लगा लेंगे कि पूरे कुकर के चावल क्या हो गए, पूरे कुकर के चावल पक गए। ओके, तो ये जो चम्मच वाले जो चावल आपने थोड़े से यहाँ पर लिए जो पूरी पॉपुलेशन में से, वो आपका क्या हो गया, सैंपल हो गया। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी ये बात बताई गई कि समग्र में से ये समग्र है, और उनमें से हमने क्या किया, थोड़ा सा उप समुच्चय यहाँ पर ले लिया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो सेट में से सबसेट लेते हैं तो उसे हम कहेंगे सैंपल। ओके, तो यहाँ पर हमारा सी में क्या आएगा, सी में हमारा आ जाएगा 2 नंबर। ओके, चलिए, किसी शोध प्रश्न का कोई अनंतिम समाधान या उत्तर। अब देखिए कोई भी शोध है, उस प्रश्न का अनंतिम का मतलब क्या होता है, जिसका अंत नहीं होता। ओके, जिसका अंत नहीं होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है। ओके, तो जो ऐसा एक समस्या ऐसा शोध प्रश्न जिसका 100% आंसर ना हो। ओके, यानी कि संभावित आंसर हो, हम उसके बारे में क्या करते, कल्पना करते कि ऐसा कुछ आंसर हमें मिलेगा, ये हम संभावना दर्शाते हैं। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बिल्कुल भी अब आपको समझ में आ गया होगा अगर वीडियो मेरा देखा है तो उसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर आपका बी में क्या आएगा दोस्तों, 3 नंबर। ओके, फिर अब बचा क्या आपके पास, अब बचा है शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाता है। शोध प्रश्न जिसका हम क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। तो आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है ना, वही तो आपका क्या होता है, प्रश्न के रूप में होता है। उसी के आधार पर रिसर्च प्रॉब्लम के आधार पर तो पता चलता है कि आप किस टाइप का रिसर्च करेंगे, किस पर रिसर्च करना चाहेंगे, आपकी समस्या क्या है। ओके, तो यहाँ पर ऑफकोर्सली यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका 4 नंबर। अब मिला लीजिए 4 3 2 1। तो पहले आपको ए में 4 जहाँ पर दिखता है वो वाला आंसर सही। देखिए आंसर लगाने बैठते हो तो आपको यही पहले देखना है। तो चलिए ए में 4 कहाँ पर है, तो इसमें है। अब देखिए यहाँ पर ए में 3 है, तो ये तो वाला गलत हो गया। ए में 1 है, वो भी गलत हो गया। ए में 3 है, वो भी गलत हो गया। ओके, चलिए अब हम आंसर को देख लेते हैं। ए में 4 यस बिल्कुल भी है, बी में 3 बिल्कुल भी है, फिर सी में 2 तो हाँ बिल्कुल भी है, और डी में 1 यानी कि हाँ यहाँ पर भी है। इस तरीके से आपको आंसर चेक भी कर लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नानुसार है। यहाँ पर भी आपको सोपान की बात की गई, स्टेप्स की बात की गई। ओके, तो यही स्टेप्स हमने पहले जो पहला क्वेश्चन किया उसमें भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपका प्रॉब्लम होगा। ओके, प्रॉब्लम के बाद हम क्या करते हैं, उसी प्रॉब्लम को परिभाषित भी करना होता है ना, यानी कि प्रॉब्लम के रिलेटेड जो भी होगा वो आपका प्रॉब्लम में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ रिलेटेड करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, वेरिएबल की परिभाषा देंगे, वेरिएबल की परिभाषा के बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। रिसर्च डिज़ाइन में भी हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर मेथड के बारे में बताएंगे, सैंपल के बारे में बताएंगे, टूल्स के बारे में बताएंगे। ओके, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन के बाद हम क्या करेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे। उसके बाद डाटा का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे और फिर जनरलाइजेशन भी करेंगे, और उसके बाद हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये पूरे के पूरे आपके क्या हो गए, स्टेप हो गए रिसर्च प्रोसेस के। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम वाली जो भी होगा वो आपका पहला होगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। किसी शोध समस्या को अभिज्ञात करना और परिभाषित करना, बिल्कुल भी। समग्र को परिभाषित करना और उसमें से उप समुच्चय निकालना, ये हमारी प्रॉब्लम वाली आ गई है ना, ये प्रॉब्लम हो गई।
यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन की बात की गई है, सबसेट निकालना यानी कि सैंपल की बात की गई है। ओके, सैंपल की बात की गई। फिर उपकरणों के अनुप्रयोगों को द्वारा आंकड़ा का संग्रहण करना, यानी कि यहाँ पर क्या डाटा कलेक्शन की बात हो गई। ओके, उसके बाद देखिए परिकल्पना, निर्माण और शोध का अभिकल्प विकसित करना, यानी कि हाइपोथेसिस को बनाना, और उसके बाद क्या, उसके बाद रिसर्च डिजाइन तैयार करना। ओके, तो ये जो है आपका रिसर्च डिजाइन तैयार करना और हाइपोथेसिस का निर्माण करना। उसके बाद देखते हैं शून्य परिकल्पना के माध्यम से मुख्य शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय लेना, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करेंगे। हाइपोथेसिस का क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ओके, टेस्टिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, डाटा एनालिसिस करेंगे ना, वहाँ पर ही हम क्या करने वाले हैं, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करेंगे। ओके, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब मिला लीजिए, सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो सबसे पहला हमारा ए होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते जाइए, जहाँ पर ए है वहाँ पर रखिए, बाकी के क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। चलिए फिर दूसरा क्या आएगा आपका, तो दूसरा रिव्यू रिलेटेड है, नहीं है बिल्कुल भी, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, वेरिएबल की भी बात नहीं की गई। ओके, और फिर देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, हाइपोथेसिस का निर्माण एंड रिसर्च डिज़ाइन बिल्कुल भी है, ये वाला देखिए। तो ए के बाद क्या आएगा, डी, तो जहाँ पर आपको ए के बाद डी दिखता है वो ही रखिए, बाकी के ऑप्शन गलत कैंसिल कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर से हमारा आंसर बन गया है, इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम देख लेते हैं, देखिए चलिए यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। फिर आता है क्या, डाटा का कलेक्शन करना बिल्कुल भी है यहाँ पर, तो ए डी। फिर यहाँ पर देखिए, अब देखिए डाटा का कलेक्शन करेंगे, उसके पहले हमें यहाँ पर एक और भी दिया गया है, क्या दिया गया है, सैंपल दिया गया है बिल्कुल भी। तो रिसर्च डिज़ाइन जो होगी उसमें ही हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। ओके, तो वो डाटा कलेक्शन के पहले आता है। तो यहाँ पर सैंपल हमारा जो है बी, तो वो बी हमारा कब आएगा, बी हमारा डी के बाद आ जाएगा, बी। ओके, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद डाटा कलेक्शन आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो हम डाटा एनालिसिस में करते हैं, तो वो आपका आ जाएगा ई यहाँ पर। ओके, तो अब देख लीजिए, मेल बना लीजिए, आपका जो आंसर आपने करेक्ट पहले ऐसे ही अनुमान से किया था वो सही है या नहीं। तो देखिए ए डी बी सी ई, तो यहाँ पर भी है ए डी बी सी ई। ओके, आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शोध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श तकनीक में इकाइयों को निकालने में यादृच्छिकरण और समान संभाव्यता होती है। यहाँ पर क्या बताया, रैंडमाइजेशन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी किस में होती है। तो जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं ना, सैंपल निकालते हैं, तो सैंपल निकालने की जो प्रोसेस होती है पॉपुलेशन में से, उसी को हम कहते हैं सैम्पलिंग। यानी कि ये पॉपुलेशन है हमारी, ये क्या है, पॉपुलेशन। ओके, और उसमें से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सैंपल निकालते हैं। ओके, थोड़ा सा क्या निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन में से हम जब भी सैंपल निकालते हैं, तो उसके बीच की जो प्रोसेस होती है ना, उसी को हम कहते हैं सैंपलिंग। तो उस सैंपलिंग की बात यहाँ पर की गई। अब देखिए सैंपलिंग जो होती है ना, वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी आपकी दो सैम्पलिंग के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। अब उसमें जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है, रैंडमली रूप से यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी सैंपल होता है उसे चूज किया जाता है, और उसमें क्या होती है कि सबके चुने जाने की संभावना जो होती है वो इक्वल होती है, समान होती है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता है। उसमें रिसर्चर जो होता है वो अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, ओके, यहाँ पर क्या करता है, सैंपल को चुनता है। तो ये बात हो गई आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी की। ओके, तो यहाँ पर हमें किसकी बात की गई है, तो रैंडमाइजेशन और समान संभाव्यता यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी की बात की। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर रैंडमाइजेशन एंड इक्वल यहाँ पर क्या होती है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, प्रोबेबिलिटी।
तो यहाँ पर इसके भी टाइप्स होते हैं और इसके भी टाइप्स होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के भी। ओके, तो यहाँ पर आपको यही टाइप्स बताए गए हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स यहाँ पर दिए गए। ओके, चलिए पहले उसके टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन लगाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये मैंने प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में अच्छे से समझाया है, डीपली समझाया है। एक एक जो भी टाइप्स है उनको एक एक अलग अलग वीडियो में समझाने की कोशिश की। ओके, तो यहाँ पर देखिए संभाव्य प्रतिदर्श जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इस तरफ है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए आपको ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम अगर याद रह जाते हैं तो आपको ये सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पर आपके आंसर बन रहे हैं। पहला है आपका साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके, ये आपका हो गया किसका, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद है स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श। स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श का क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये आपको याद रखना है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद एक क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन, तो क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन को क्या कहेंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, फिर व्यवस्थित प्रतिदर्शन को बोलेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। ओके, तो ये चार आपको याद अगर रह जाते हैं तो इन सभी को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब चलते हैं ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वोटा सैम्पलिंग, तो मैंने क्या बताया आपको चार नाम याद रखने, कौन कौन से, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग, और चौथा मैंने बताया सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम उन्हीं को ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्नोबॉल है, इसके बारे में भी हमने नहीं देखा। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी में आएगा, है ना। फिर डिमेंशनल सैम्पलिंग, तो डिमेंशनल सैम्पलिंग जो होता है उसके बारे में मैंने नहीं बताया आपको। क्लस्टर सैम्पलिंग बिल्कुल भी बताया प्रोबेबिलिटी में, है ना। तो चार मैंने आपको बताया था, कौन कौन से फिर से बता देती हूँ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद मैंने बताया था आपको क्या बताया था, क्लस्टर सैम्पलिंग, और लास्ट में बताया था सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो यहाँ पर आपके दो तो जो है वो प्रोबेबिलिटी के हो गए, है ना। तो जहाँ पर प्रोबेबिलिटी होंगी वहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर रैंडमाइज एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी वहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर हमें यही तो पूछा है कि प्रोबेबिलिटी और वो भी कैसी, इक्वल प्रोबेबिलिटी और रैंडमाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में जो भी आएंगे वही यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी और ई कहाँ पर है, ढूंढिए चलिए सी और ई। तो यहाँ पर ए भी है, ये तो कैंसिल हो गया। ओके, फिर बी सी वो भी कैंसिल हो गया। ओके, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। अब देखिए सी और ई बिल्कुल भी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। डी और ई भी तो नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आपको जब भी प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी के चार नाम याद कर लेने हैं, रट्टा मान लो या कुछ भी कर लो। ओके, तो उसे अगर आपने उसे याद कर लिया तो आपको नॉन प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे उसके जो भी टाइप्स है वो बहुत सारे हैं, तो उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी की विशेषता आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ पर क्या होता है, रैंडमली तरीके से सिलेक्शन किया जाता है और उसमें जो भी चुने जाने की संभावना होती है पॉपुलेशन में लोगों की, वो कैसी होती है, इक्वल होती है। कैसे होती है उसके बारे में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो बनाए हुए, उस पर जाकर आप सर्च मारिए और वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।